हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के लिए यूपी ट्रिपल यानी कि जो उत्तराखंड में आप लोग की सहायक लेखाकार की वैकेंसी आने वाली है, उससे रिलेटेड मैं आप लोग के लिए वीडियोस लेकर के आ रही हूँ, जिससे कि आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाएँ। जिस तरह के क्वेश्चन आते हैं उसकी भी आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो 90 क्वेश्चन तक इसमें हो गए थे। अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो उसकी आपको अलग से प्लेलिस्ट चैनल पर मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा। काफी अच्छे क्वेश्चन हैं। अभी जो इसमें आप लोग की वीडियोस आ रही हैं वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हैं, जो अकाउंट्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से जो आपका पूरा सिलेबस है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, टैक्स है, जहाँ जहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं आप लोग के एग्जाम तक कवर करवा दूंगी। ट्राई शुरू करते हैं, लेकिन सारी वीडियोस आपको मिलती हैं इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। ट्राई शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। What term describe the portion of a company's profit that is paid out to shareholders? एक कंपनी का वाला जिसे शेयरधारकों को भुगतान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोग से पूछा भी था प्रीवियस वीडियो में कि जो कंपनी होती है उसका जो प्रॉफिट होता है उसका जो भाग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स की बात हो रही है, जो अंशधारी होते हैं उनको जो भाग दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो क्या कहलाता है, उसे हम डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहलाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और जो ब्याज होता है, जो ब्याज होगा जो लोन कंपनी लेती है उसके लिए जो चुकाती है, या फिर जो डिबेंचर्स होते हैं, जो डिबेंचर होल्डर होते हैं उन लोगों को जो इंटरेस्ट होता है वो दिया जाता है। लेकिन जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं, लाभांश कहते हैं। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। The term for the systematic analysis of financial statement to assess a company's financial position is। एक कंपनी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए वित्तीय विवरणों का व्यवस्थित विश्लेषण क्या कहलाता है। यानी क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी की वित्तीय स्थिति को जानने के लिए कि क्या अभी फाइनेंशियल स्टेटस है कंपनी का, उसको जानने के लिए जो भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए गए हैं उनको एनालिसिस किया जा रहा है व्यवस्थित तरीके से, तो वो विश्लेषण क्या कहलाएगा। फाइनेंशियल एनालिसिस, इंटरनल ऑडिटिंग, रेशियो एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। तो वो क्या कहलाता है, जब उसे हम क्या कहते हैं। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा फाइनेंशियल एनालिसिस, यानी कि वित्तीय विश्लेषण। जो भी एनालिसिस किया जाता है उसमें बहुत सी चीजें आ जाती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपने पढ़ा होगा, उसमें रेशियो एनालिसिस भी आता है, उसमें फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है, उसमें आपका ब्रेक एंड पॉइंट एनालिसिस भी किया जाता है। बहुत सी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The term for an arrangement that allows a company to use another company's intellectual property for a fee is। एक ऐसा समझौता जो एक कंपनी को शुल्क के बदले दूसरी कंपनी की बौद्धिक संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति देता है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि एक कंपनी है, उसने कोई आविष्कार किया है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, यानी कि आपने पढ़ा होगा आईपी एक्ट भी बनाया है। आईपी एक्ट भी होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपत्ति। कोई अपनी बुद्धिमत्ता का, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कोई नया आविष्कार करता है, उसको पेटेंट करा लिया जाता है, अपने नाम रजिस्टर्ड करा लिया जाता है, तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है। तो उसका प्रयोग करने के लिए दूसरी कंपनी उसको फी पेमेंट कर रही है, तो वो चीज क्या कहलाती है, ये क्वेश्चन कह रहा है। लाइसेंसिंग एग्रीमेंट है, फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, लीज एग्रीमेंट है। तो इस तरह का जो समझौता होता है वो आपका लाइसेंस देती है। जिस कंपनी के पास ये आपका आईपी होगा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है, वो लाइसेंस देती है दूसरी कंपनी को कुछ टाइम तक, जितना भी टाइम लिमिट आपस में डिसाइड होगा, समझौता होगा, तब तक वो उसकी उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकता है। तो उसे हम लाइसेंसिंग एग्रीमेंट कहते हैं। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जैसे कि कोई कंपनी कोई नया इन्वेंशन करती, कोई नई मशीनरी बना रही है, कुछ नया बना रही है, तो अपना वो राइट उसको कॉपीराइट करवाती है, अपना पेटेंट करवाती है, तो उसके यूज के लिए दूसरी कंपनियों को अलाउ कर सकती है, और उसके लिए दूसरी कंपनी को उससे लाइसेंस लेना पड़ता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। What term refers to the difference between a company's total asset and its total liability? एक कंपनी की कुल संपत्तियों और कुल दायित्वों के बीच का अंतर क्या कहा जाता है। इक्विटी, नेटवर्थ, शेयरहोल्डर्स इक्विटी, कैपिटल। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोई कंपनी है, उसकी टोटल एसेट में से आप टोटल लाइबिलिटीज को लेस कर दीजिए। यहाँ पे शॉर्ट में लिखें, टोटल एसेट में से टोटल लाइबिलिटीज उसकी लेस हो गई, तो अब जो आएगा वो क्या कहलाता है। तो आपको पता होगा कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं वहाँ पर एक साइड आपका एसेट होती है, एक साइड लाइबिलिटी हो जाती है। तो लाइबिलिटीज में आपकी क्या चीजें ऐड होती हैं, लाइबिलिटीज में आपकी कैपिटल और लाइबिलिटी होती है, और एसेट यहाँ पर फिक्स होती है, करेंट होती है, कई तरह की एसेट्स हो जाती हैं।
तो यहाँ पर अगर आप उसमें से लेस करेंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ पर कैपिटल निकल करके आती है, पूंजी निकल के आती है। ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन भी कह सकते हैं। ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी एक तरह से बन जाएगी कि कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ये आपकी एक अकाउंटिंग इक्वेशन भी है। एक तरह से हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, What term refers to the total value of goods and services produced in a company during a specific period? एक विशिष्ट अवधि के दौरान एक कंपनी में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य को कौन सा शब्द संदर्भित करता है? टोटल रेवेन्यू, ग्रॉस सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट इनकम। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि किसी एक अवधि में, कि कोई एक स्पेसिफिक पीरियड में जो भी एक कंपनी में वस्तुएं प्रोडक्शन होता है, फिर सर्विसेज बनाई जा रही होती हैं, उनका जो मूल्य होता है वो क्या कहलाता है, तो उसे ग्रॉस सेल कहते हैं। हाँ, सकल बिक्री कहा जाता है। तो एक तरह से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल से सारे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉर द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस दैट हैज बीन इनकर्ड बट नॉट येट पेड इज नोन एज। वह खर्च जिसकी राशि उत्पन्न हो चुकी है लेकिन अभी तक भुगतान नहीं की गई है, उसे क्या कहा जाता है। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंसेस है जो राशि अब आपको पे कर देनी चाहिए थी लेकिन आपने पे नहीं करी है, तो वो भुगतान क्या कहलाता है। अब कुछ एक्सपेंसेस है डिफर्ड है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, अनपेड एक्सपेंसेस है। बहुत ही सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए कि इस तरह के एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं। कई बार मैं आप लोग को उसको बता भी चुकी हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, What term describe the process of dividing a company's total earning among its shareholders? एक कंपनी की कुल कमाई को उसके शेयरधारकों के बीच विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, लाभांश वितरण, रेवेन्यू एलोकेशन, राजस्व आवंटन, प्रॉफिट शेयरिंग, लाभ वितरण, कैपिटल एलोकेशन, पूंजी आवंटन। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, What term describe the process of, यानी कि कौन सा टर्म है जो डिस्क्राइब करता है एक कंपनी की जो टोटल अर्निंग है उसको जो डिवाइड कर रही है शेयर होल्डर्स के बीच में। तो उसको ये तो हमें पता है, शेयरहोल्डर्स को जो दिया जाता है वो क्या कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, लाभांश वितरण कहलाता है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। और एक क्वेश्चन इसमें और बनता है कि जिस लाभ में से डिवाइड किया जाता है उस लाभ को क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। प्रॉफिट अवेलेबल, ये आपका कहलाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वितरण योग, लाभ कह सकते हैं, या अंशधारियों का वितरण योग या फिर विभाज्य लाभ भी, डिवाइजेबल प्रॉफिट भी इसे बोला जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ये भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट रिपोर्ट्स ऑन द चेंजेस इन ए कंपनीज इक्विटी ओवर ए पीरियड इज। यह वित्तीय विवरण जो एक अवधि के दौरान कंपनी की पूंजी में परिवर्तन की रिपोर्ट करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पूंजी परिवर्तन का विवरण, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्वेश्चन अब क्या कह रहा है, वह वित्तीय विवरण जो एक अवधि के दौरान कंपनी की पूंजी में जो चेंजेस आ रहे हैं, तो जो अब चेंज हो गई है उससे जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन ये कह रहा है। तो उसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप ऐसे बहुत से क्वेश्चन देख रहे होंगे जो अभी तक आपने नहीं पढ़े होंगे या नहीं आपने देखे होंगे, क्योंकि जो आपका असिस्टेंट अकाउंटेंट है उसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वहाँ पर अकाउंटेंसी का पार्ट काफी रहता है। सिलेबस आपका में काफी चीजें इंक्लूड है, लेकिन अकाउंटेंसी से क्वेश्चन आपके ज्यादा बनते हैं। तो उस क्वेश्चन को ज्यादा अच्छे से तैयार करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज डिफाइंड एज एन एक्सपेंडिचर दैट। पूंजीगत खर्च को उस खर्च के रूप में परिभाषित किया जाता है जो रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, एक स्थिर संपत्ति के अधिग्रहण में परिणाम करता है। इज रिलेटेड टू द डेली ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस, व्यवसाय की दैनिक गतिविधियों से संबंधित होता है। इज इनकर्ड टू मेंटेन द करेंट एसेट, मौजूदा संपत्तियों को बनाए रखने के लिए खर्च किया जाता है। रिजल्ट इन अ रिडक्शन ऑफ लायबिलिटीज, दायित्वों में कमी का परिणाम होता है। क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, पूंजीगत खर्च को खर्च के रूप में, यानी कि जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, तो उस खर्च को हम किस तरह परिभाषित करेंगे। तो क्या हो जाता है, जब आप फिक्स एसेट जो होती हैं, मेनली जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो रिलेटेड होता है फिक्स एसेट से। जब आप फिक्स एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसको अधिग्रहित करने के लिए, उसको परचेज करने के लिए जो भी एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिफर्स टू एक्सपेंसेस दैट, राजस्व खर्च उन खर्चों को संदर्भित करता है। अभी हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में देखा, अब यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि किस तरह का होता है, आर इंक्वायर टू जनरेट रेवेन्यू इन द करेंट पीरियड, वर्तमान अवधि में राजस्व उत्पन्न करने के लिए खर्च किए जाते हैं। राजस्व मतलब यहाँ पर आयगत ऐसे एक्सपेंसेस करना, यानी कि जो कि कंपनी के व्यवसाय को, बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए किए जाते हैं, जिससे कि कंपनी की सेल बढ़ सके, वो सब क्या कहलाते हैं, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। यही पहला पॉइंट है, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। लॉन्ग टर्म की जहां बात आ जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे, फिक्स्ड एसेट की जहां बात हो जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। कोई नया इक्विपमेंट परचेज किया जा रहा है तो इक्विपमेंट जो है वो भी आपका फिक्स्ड एसेट ही हो जाएगी, तो ये भी आपके किससे रिलेटेड हो जाएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। जो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किए जा रहे होंगे वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाते हैं। एक आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनमें से कौन सा पूंजीगत खर्च का उदाहरण है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। परचेज ऑफ मशीनरी, मशीनरी की खरीद, पेमेंट ऑफ वेजेस, रिपेयर ऑफ ऑफिस फर्नीचर, यूटिलिटी बिल्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्या एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण है। मैंने आप लोग को पहले ही बताया था, फिक्स एसेट जहाँ दिखे और सीधे सीधे कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका आंसर हो जाएगा। वेजेस हैं तो ये आपकी कैपिटल नहीं रेवेन्यू हो जाएंगी, तो ये गलत होगा। मरम्मत किसी भी फर्नीचर की जा रही है तो यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, रिपेयर किया जा रहा है अगर कोई भी फिक्स एसेट, तो उसका जो एक्सपेंस होगा वो भी आपका क्या हो जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो यूटिलिटी बिल, उपयोगिता बिल, ये भी आपके रेवेन्यू है। तो एक तरह से यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर कंफ्यूजन बच्चों को काफी हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और ज्यादा इसको डिटेल में आपको समझना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, तो इससे एक अलग से वीडियो मैंने आप लोग के जो UPSSC की क्लासेस प्रोवाइड करवाई थी वहां पर देख लीजिए, बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन वहाँ पर मैंने किया हुआ है। लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनसे सारी क्लासेस की वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाई है, जहाँ पर इनको बहुत डिटेल में समझाया है, डिफरेंस क्या होता है वो भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है। तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज टिपिकली रिकॉर्डेड इन विच अकाउंट, आयगत खर्च को आमतौर पर किस खाते में दर्ज किया जाता है। एक्सपेंसेस अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट, एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है आयगत खर्च को, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो किस में आते हैं, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो किससे रिलेटेड हो जाएंगे, आपके वो एक्सपेंसेस अकाउंट में आते हैं, जो व्यय खाता बनाया जाता है वहां पर दिखाया जाता है। कैपिटल अकाउंट में नहीं आएंगे, ना ही एसेट में, ना ही लायबिलिटी में। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following would be classified as a capital receipt, निम्नलिखित में से किसे पूंजीगत प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। एक तो हो गया आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और एक हो जाते हैं कैपिटल रिसीप्ट। अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, पूंजीगत व्यय कर रहे हैं, तो पूंजीगत आय भी तो होगी ना। इसी तरह रेवेन्यू आप अगर एक्सपेंस कर रहे हैं तो रेवेन्यू रिसीप्ट भी हो जाती है। तो यहाँ पर कैपिटल रिसीप्ट क्या हो जाएगी, तो इससे ध्यान रखिएगा, जो पूंजी संग्रह संपत्तियां हैं आपकी, कैपिटल एसेट है, उनको ही सेल करने से जो इनकम होती है वो इनकम आपकी क्या हो जाती है, कैपिटल रिसीप्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन में हम देखें तो सेल ऑफ ए बिल्डिंग, एक भवन की बिक्री है, इनकम फ्रॉम सेल है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग, ये तीनों ही क्या है, ये तीनों ही चीजें आपके रेवेन्यू रिसीप्ट में आ जाएंगी। ये आपकी आयगत आय होती हैं, ये रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाती हैं। यहाँ पर जो सेल ऑफ बिल्डिंग, आप बिल्डिंग को बेच रहे हैं क्योंकि ये बिल्डिंग क्या है, कैपिटल एसेट है, तो यहाँ पर इसको सेल करने से जो इनकम होगी वो आपकी कैपिटल रिसीप्ट में आएगी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is not a characteristic of capital expenditure, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत खर्च की विशेषता नहीं है। It results in the acquisition of a long-term asset, ये एक दीर्घकालिक संपत्ति की अधिग्रहण का परिणाम होता है। It is usually incurred to maintain the existing asset, ये आमतौर पर मौजूदा संपत्तियों को बनाए रखने के लिए खर्च किया जाता है। It is recorded as an asset on the balance sheet, इसे बैलेंस शीट पर एक संपत्ति के रूप में दर्ज किया जाएगा। It provides benefits over multiple periods, ये कई अवधियों के लिए लाभ प्रदान करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो कह रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर की क्या विशेषता नहीं होती है, यहाँ पर क्या विशेषता नहीं होती है, बी वाला पॉइंट जो है वो आपका करेक्ट होगा कि इट इज यूजली इनकर्ड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग एसेट, ये आमतौर पर मौजूदा संपत्तियों को बनाए रखने के लिए खर्च किया जाता है। ये इसकी विशेषता नहीं है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग एसेट है उनको मेंटेन रखने के लिए जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो रिपेयर के लिए किए जा रहे हैं वो किसमें जाएंगे, रिपेयर और मेंटेनेंस वाले, और आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये एक इसकी विशेषता नहीं होती। एक आंसर ऑप्शन बी होगा। पहला वाला कि एक्विजिशन के लिए, तो ये आपका करेक्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किए जाते हैं, ये भी करेक्ट है।
ये आपके कई वर्षों तक या कई अवधियों तक लाभ प्रदान करते हैं, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी वाला पॉइंट जो है वही आपका इनकरेक्ट है, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी क्लासिफाइड एज ए रेवेन्यू रिसिप्ट, निम्नलिखित में से किसे राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? रेंट रिसीव फ्रॉम प्रॉपर्टी, संपत्ति से प्राप्त किराया, प्रोसेस फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड, भूमि की बिक्री से प्राप्त राशि, लैंड लोन रिसीव फ्रॉम ए बैंक, बैंक से प्राप्त ऋण, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, मालिक द्वारा पूंजीगत निवेश। क्वेश्चन कह रहा है किसे राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। तो यहाँ पर रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होगी, अभी मैंने आपको इसके बारे में समझाया ही था। ऑप्शंस की अगर बात करें तो यहाँ पर कह रहा है प्रॉपर्टी से रेंट रिसीव हो रहा है, यहाँ पर उसको बेचा नहीं जा रहा, उससे रेंट मिल रहा है। और यहाँ पर कह रहा है सेल, तो सेल वाला तो सीधे आपका कैपिटल रिसीट में जाएगा। लोन ले रहा है तो ये भी आपका कैपिटल में जाएगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट बाय ओनर है तो ये भी कैपिटल रिसीट में जाएगा। यहाँ पर जो आप रेंट रिसीव हो रहा है प्रॉपर्टी से, ये हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगी। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन। यहाँ पर प्रॉपर्टी को बेचा जा रहा होता, सेल किया जा रहा होता, तो आपकी कैपिटल रिसीप्ट होती है, लेकिन यहाँ पर रेंट मिल रहा है, इसलिए ये आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट हो जाएगी। तो एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, राजस्व खर्च में यानी कि आयकर व्यय जो होता है उसमें क्या अवधारणा में क्या शामिल, सभी को शामिल करती है सिवाय, यानी कि इसमें से कोई एक जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। कौन सा नहीं, वो आपको बता रहा है। सैलरीज पेड, भुगतान किए गए वेतन, परचेज ऑफ ऑफिस सप्लाईज, कार्यालय की आपूर्ति की खरीद, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीनरी, नई मशीनरी की लागत, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, मरम्मत और रखरखाव की लागत। इसमें से कोई जो है वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, बाकी तीन जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है इसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नहीं है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करिए, ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। कौन सा पॉइंट इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर आप सभी बच्चे मुझे कमेंट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें दोबारा मैं इस क्वेश्चन से ही स्टार्ट करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो आपको, तो लाइक जरूर से करिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।